गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे RDBMS के बारे में। RDBS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, देखिए अभी तक हमने देखा है डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस जो होता है वो एक सिंगल सिस्टम होता है जहाँ की हमने अपना डेटा स्टोर करके रखा हुआ है और वहाँ से उसको रिट्रीव करते हैं, वहाँ से उसको अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा एक सिस्टम जो बना हुआ है वो हमारा डेटाबेस कहलाता है। लेकिन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस का डेफिनेशन देखेंगे कि अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विथ प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन देम, ये एक रिलेशनल डेटाबेस होता है। ठीक है, इसको देखिए इसमें क्या है कि जो डेटा आइटम्स हैं उनके बीच में एक डिफाइंड रिलेशनशिप होता है। जो डेटा आइटम्स हैं उनके बीच में एक डिफाइंड रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, और जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या होता है? वो एक प्रोग्राम होता है दैट इज यूज्ड टू मेंटेन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है उसे रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है और ये भी कि ये किस तरह से वर्क करता है। इसके एग्जाम्पल में ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में जो अंतर होता है और साथ ही साथ कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है और इस ये भी कि इसका एग्जांपल क्या है, किस तरह से वो ये वर्क करता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमने पहले बताया हुआ है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहला होता है स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे एक कोई फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होता होगा जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, जहाँ पे या सेंट्रल सर्वर में भी हार्ड डिस्क वगैरह लगी होती है, तो वहाँ पे स्टोरेज, वो स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, उस स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, उस स्टोरेज डिवाइस को मैनेज करने के लिए, जिसमें कि अपडेशन, डिलीशन, ठीक है, अपडेट डिलीट या कोई इंसर्ट, कोई नया डेटा डालने के लिए, ठीक है, जो है हमारा DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहता है। ठीक है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को फर्दर एक्सेस करने के लिए, यूज़र फ्रेंडली, यूज़र इंटरैक्टेबल बनाने के लिए एप्लीकेशन लेयर आता है जिसमें कि हम जावा वगैरह प्रोग्राम यूज़ करते हैं। और फिर जो एंड पर, एक एंड पे रहता है हमारा यूज़र, जो एंड यूज़र होता है। तो एंड यूज़र जो है वो एप्लीकेशन लेयर के बारे में भी कुछ नहीं जानता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कुछ नहीं आता है, स्टोरेज के बारे में कुछ नहीं जानता है। वो सिर्फ जो जानता है कि उसे क्या काम करना है। ठीक है, अब लेकिन जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि कई एक डेटाबेस जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो एक पूरा एक नेटवर्क होता है। ठीक है, और उसके बारे में अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो एग्जांपल है, देखिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, RDBMS के लिए जो एक एग्जांपल है वो है ATM। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास सिंगल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता तो हम सिर्फ एक ATM को एक जगह यूज़ करते हैं लेकिन उसका डेटा कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, कहीं भी उसका डेटा चेंज नहीं होता। यानी कि अगर मान लीजिए हम मुंबई में रहते और वहाँ पे अगर हम ATM सपोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो डेटा मान लीजिए हमने कुछ पैसे निकाले, तो वो पैसे से हमारे अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाएँगे, लेकिन वो किसी भी दूसरे जगह पे अपडेट नहीं होंगे। यानी कि अगर हम कोलकाता जाएँगे, तो फिर भी हमें जो है जितने पैसे हमारे ओरिजिनली हमारे अकाउंट में थे उतने ही पैसे कोलकाता के ATM में शो होगा, उतना ही पैसे दिल्ली के ATM में शो होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत अराजकता फैल जाएगी, लोग समझेंगे कि हम कहीं से भी कितने भी पैसे निकाल लें लेकिन हमारा पैसा डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया कि एक सेंट्रल डेटा बेस बनाया गया। किसी भी एक बैंक का एक सेंट्रल डेटा बेस होता है जिसमें कि वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम अभी मुंबई में हैं, तो अभी हमारा जो ATM होगा वहाँ पे, वो
बैंक के सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्टेड है। कोलकाता में अगर सेम बैंक का एटीएम होगा तो वो भी उस डेटाबेस से कनेक्टेड है, और दिल्ली में अगर कोई एटीएम होगा तो वो भी उस डेटाबेस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमने मुंबई में सपोज 10,000 रुपीज़ निकाला, और इनिशियली हमारे बैंक में लेट से 1 लाख रुपीज़ थे। ठीक है, तो अभी हमने 10,000 रुपये निकाल लिए, यानी हमारा अमाउंट जो अभी बच रहा है वो 90,000 रुपीज़ होगा। ठीक है, अब मान लीजिए जो यूज़र था अभी मुंबई में है, वो फ्लाइट से एक दिन के बाद कोलकाता आ गया। यहाँ उसने अपने एटीएम में पैसे चेक किए तो उसने उसके अकाउंट में 90,000 रुपीज़ ही दिखाएगा, न कि 1 लाख। तो ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि जो डेटा यहाँ पे अब जो मुंबई के सर्वर में अपडेट हुआ वो सेंट्रल डेटाबेस में भी अपडेट हो गया। ठीक है, यानी जो डेटा मुंबई के सर्वर में अपडेट हुआ वही सेंट्रल डेटाबेस में भी अपडेट हो गया, और वही डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं तो उस बैंक के एटीएम में, उस बैंक के कार्ड के जो उस बैंक का जो एटीएम होगा उसमें हमेशा वही डेटा रिफ्लेक्ट करेगा जो कि अभी किसी एक दूसरे स्थान पे अपडेट हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे संभव हो पाया? ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से संभव हो पाया। ठीक है, और अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में इसका एग्जांपल है SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के माध्यम से ये संभव हो पाता है। ठीक है, तो होप आपको RDBMS का एक बेसिक फंडा समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।